बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 नियंत्रण के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गत वीडियो में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न व लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे। आज हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। यहाँ पर नियंत्रण की प्रक्रिया के चरणों के बारे में पूछा गया है। नियंत्रण प्रक्रिया के चरण, पहला चरण है निष्पादन मानकों का निर्धारण। नियंत्रण प्रक्रिया का सर्वप्रथम कार्य निष्पादन मानकों का निर्धारण करना है। मानक एक मानदंड है जिसके तहत वास्तविक निष्पादन की माप की जाती है। जो वास्तविक परिणाम हमने प्राप्त किए हैं उसकी माप इसमें की जाती है। मानकों को परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूपों में निर्धारित किया जा सकता है। ये मानक जो होते हैं वो परिमाणात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं। उत्पादन इकाइयों के उत्पादन या विक्रय के रूप में कार्य पूरा करने में समय का लगना सभी परिमाणात्मक मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ख्याति तथा कर्मचारियों के प्रेरणा स्तर में वृद्धि गुणात्मक मानकों के उदाहरण हैं। चरण 2, वास्तविक निष्पादन की माप। निष्पादन की माप उद्देश्यपूर्ण तथा विश्वसनीय विधि से होनी चाहिए। जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं उनकी माप विश्वसनीय विधि से करनी चाहिए। निष्पादनों की माप की बहुत सी तकनीकें हैं। माप तभी की जाए जब कार्य पूर्ण हो जाए, फिर भी जहां भी संभव हो निष्पादन की माप जब कार्य चल रहा हो तब भी की जानी चाहिए। जो निष्पादन की माप है वह कार्य पूर्ण होने पर तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ कार्य के चलते रहने के दौरान भी करनी चाहिए। बड़े संगठनों में गुणवत्ता के लिए कुछ इकाइयों का अनियमित विधि से निरीक्षण किया जाता है। इसे नमूने का निरीक्षण नाम से पुकारा जाता है। जो बड़े संगठन होते हैं उनमें नमूनों का निरीक्षण समय समय पर किया जाता है। बीच बीच में नमूने लेकर निष्पादन की माप की जाती रहती है। तीसरा चरण है वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना। वास्तविक निष्पादन की तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है। ऐसी तुलना में इच्छित तथा वास्तविक परिणामों में अंतर हो सकता है। जो हमने प्लानिंग की थी, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो परिणाम हमने सोचे थे वे इच्छित परिणाम होते हैं और जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं वे वास्तविक परिणाम हैं। इन दोनों में विचलन हो सकता है, कोई ना कोई अंतर हो सकता है। मानकों का निर्धारण यदि परिमाणात्मक शब्दों में किया जाता है तो तुलना सरल होती है और यह तुलना तब आसानी से हो जाती है जब परिमाणात्मक रूप में हमने मानकों का निर्धारण किया है। विचलन विश्लेषण, हर प्रकार के क्रियाकलापों में कार्य संपूर्ण होने में कुछ विचलनों का होना स्वाभाविक है। कुछ न कुछ विचलन अवश्य हो सकते हैं। विचलन के मुख्य क्षेत्र क्या हैं जिन पर कार्यवाही तुरंत की जानी है, अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, विचलन के कई क्षेत्र होते हैं, कुछ साधारण होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विचलनों के लिए अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। एक प्रबंधक को जटिल बिंदुओं का नियंत्रण अथवा अपवाद द्वारा प्रबंध को उपयोग में लाना चाहिए। देखिए, एक प्रबंधक जटिल बिंदुओं का नियंत्रण यानी जो कठिन बिंदु हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करके समस्या का समाधान कर सकता है, या अपवाद द्वारा प्रबंध करके जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वे ही उसके पास आए और उसका ही वह समाधान करके वह नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ऐसे विचलनों की पहचान कर लेने के उपरांत उनके कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। और जब विचलन की पहचान कर ली गई है, किस कारण से विचलन हुए हैं, क्या विचलन हुए हैं, इनकी पहचान कर ली गई है तो उनके कारणों का विश्लेषण भी किया जाता है। विचलनों के अभ्युदय से बहुत से कारण हो सकते हैं। ये अवास्तविक मानक, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, अनुपयुक्त संसाधन, ढांचागत कमियां, संगठनात्मक प्रतिबंध तथा ऐसे वातावरणीय तत्व जो संगठन के नियंत्रण के बाहर होते हैं आदि हो सकते हैं। ये कई कारणों से ये विचलन हो सकते हैं। यह अति आवश्यक होता है कि कारणों का सही पता लगाया जाए। यदि इस कार्य में ढिलाई होती है तो उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही कठिन हो जाती है। देखिए, किस कारण से विचलन आया है, यदि उसका पता लगा लिया जाता है समय पर तो उसका समाधान आसानी से कर दिया जाता है, सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। चरण 5, सुधारात्मक कार्यवाही करना। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत है तो किसी सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। यदि ज़्यादा विचलन नहीं है, वह सीमा के अंदर ही है, निर्धारित सीमा में, तो किसी भी सुधारात्मक कार्यवाही की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा लांघ जाते हैं तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रबंधकीय कार्यवाही की तुरंत आवश्यकता होती है ताकि विचलन फिर अपना सिर न उठा सके तथा मानकों को प्राप्त किया जा सके।
यदि हम मानकों से बहुत दूर जा रहे हैं, जो हमने मानक निर्धारित किए थे उनसे बहुत अधिक विचलन हो रहा है, तो तुरंत कार्यवाही करते हुए उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ताकि मानक हम प्राप्त कर सकें। प्रश्न नंबर 2, प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक की व्याख्या करें। यहां पर प्रबंधकीय नियंत्रण की जो तकनीकें हैं उनके बारे में पूछा गया है। 2 तकनीकें होती है, पारंपरिक तकनीक और आधुनिक तकनीक। पारंपरिक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका उपयोग कंपनियां लंबे समय से करती चली आ रही है, बहुत समय से जिनका उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीकें आज तक भी अप्रचलित नहीं हुई हैं तथा अभी भी कंपनियां इनका उपयोग कर रही हैं। ये देखिए काफ़ी समय से प्रचलन में हैं और अभी भी प्रचलित नहीं हुई हैं, इनका लगातार प्रयोग किया जाता रहता है कंपनियों द्वारा। व्यक्तिगत अवलोकन, यह नियंत्रण की सर्वाधिक पारंपरिक विधि है। प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना एवं सूचना प्राप्त करने में सहायक होता है। जब प्रबंधक खुद व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण के लिए निरीक्षण करता है तो वह प्रभावी भी होता है, साथ ही साथ इससे सूचनाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यह कर्मचारियों पर इस बात का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है कि वे अपना कार्य अच्छी से अच्छी विधि से करें और कर्मचारियों पर भी दबाव रहता है कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है। यह उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है, वे अच्छे से अच्छे तरीके से अपना कार्य करें। सांख्यिकीय प्रतिवेदन रिपोर्ट, सांख्यिकीय विश्लेषण औसत, प्रतिशत, अनुपात, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। सांख्यिकीय प्रतिवेदन के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रबंधकों के पास कई प्रकार की सूचनाएं आती हैं। इन सूचनाओं को चार्ट, ग्राफ या सारणी आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रबंधकों को विगत वर्षों के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहती है। जब ये ग्राफ के रूप में होते हैं तो आसानी से विचलनों का पता लगाया जा सकता है, साथ ही साथ जो भी हमारा उत्पादन हो रहा है या जिससे संबंधित ग्राफ है उसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि किस वर्ष में कितना उत्पादन रहा, कभी ज़्यादा रहा कभी कम रहा, तो इसका पता आराम से प्रबंधक लगा लेते हैं। बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण एक तकनीक है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा लागत, बिक्री आकार तथा लाभों में संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। इस बिंदु से ऊपर जब हम बिक्री के आकार को ले जाते हैं, बिक्री बढ़ा देते हैं तो लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। इससे विभिन्न क्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर होने वाले संभावित लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है। बिक्री का वह आकार जिस पर न लाभ हो न हानि, बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु कहलाता है। एक ऐसा बिंदु जहां न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, लाभ हानि, बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु कहलाता है। बजटीय नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत सभी कार्यों का नियोजन पहले से ही बजट के रूप में किया जाता है तथा वास्तविक परिणामों की तुलना बजटीय मानकों से की जाती है। बजट के रूप में पहले ही प्लानिंग कर ली जाती है कि इस कार्य में कितना बजट खर्च किया जाएगा और जब वह परियोजना पूरी होती है तो उसमें लगने वाले बजट का हमें पता लग जाता है, वास्तविक परिणामों का पता लग जाता है, तो उनके अंदर विचलन का पता लगाया जाता है। बजट एक परिमाणात्मक विवरण है जिसका निर्माण भविष्य के लिए तैयार की गई नीतियों का उस समय में अनुगमन करने के लिए किया जाता है और उस बजट का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। जो बजट तैयार किया जाता है इसका उद्देश्य होता है निर्धारित उद्देश्य, निर्धारित लक्ष्य जो संगठन ने तय किए थे उनको प्राप्त करना। आधुनिक तकनीकें, आधुनिक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका अभ्युदय अभी अभी हुआ है तथा जो प्रबंध के क्षेत्र में नहीं है। देखिए ये तकनीकें अभी अभी विकसित हुई हैं, बहुत ही नई तकनीकें हैं। इनके द्वारा प्रबंधन जो नियंत्रण है उसको स्थापित करने का कार्य करता है। इन तकनीकों से उन नई विचारधाराओं को जन्म मिलता है जिनके माध्यम से संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित नियंत्रण किया जा सकता है। इनके द्वारा भी संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। निवेश पर प्रत्याय, निवेश पर प्रत्याय एक उपयोगी तकनीक है जिससे वे आधारभूत मानदंड मिलते हैं जो विनियोजित पूंजी के प्रभावपूर्ण ढंग से विनियोजन को मापने में सहायक होते हैं तथा इस बात का बोध कराते हैं कि पूंजी पर संतुलित लाभ उपार्जित हो रहे हैं या नहीं, कि जितनी पूंजी विनियोग की गई है वो एक उपक्रम में लगाई गई है उस पर लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है, यह इसमें देखा जाता है।
निवेश पर प्रत्यय का उपयोग संगठन की संपूर्ण निष्पादन की माप करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न विभागों तथा खंडों की व्यक्तिगत रूप में प्रगति मापन का भी एक उपयोगी साधन है। जो विभिन्न विभाग होते हैं, खंड होते हैं, उनकी प्रगति को भी इसके द्वारा मापा जाता है। प्रबंधकों को निवेश पर प्रत्यय के विपरीत ढंग से प्रभावित करने वाली समस्याओं को ज्ञात करने में भी सहायता करती है। अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण से तात्पर्य वित्तीय विवरणों का विभिन्न अनुपातों की गणना करके विश्लेषण से है। जो वित्तीय विवरण होता है उनका विभिन्न अनुपातों के माध्यम से गणना इसके अंदर की जाती है और उनका विश्लेषण किया जाता है। ये हैं तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, आवर्त अनुपात, टर्नओवर अनुपात। तो इनके माध्यम से जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी गणना करके विश्लेषण किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखाकरण। उत्तरदायित्व लेखाकरण लेखांकन की एक विधि है जिसके अंतर्गत एक संगठन के विभिन्न विभागों, खंडों तथा वर्गों को उत्तरदायित्व केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। जो विभाग होते हैं, खंड होते हैं, वर्ग होते हैं, उन्हें एक केंद्र के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। लाभ केंद्र, आगम केंद्र, लागत केंद्र, इस प्रकार से अलग अलग केंद्रों में बांटा जाता है। केंद्र का प्रधान अपने केंद्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है और जो इनका केंद्र का प्रधान होता है वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। लागत केंद्र, आगम केंद्र, लाभ केंद्र, विनियोग केंद्र इसके प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य एक संगठन के संपूर्ण निष्पादन की विधिवत समीक्षा से है। इसका उद्देश्य प्रबंध की दक्षता तथा प्रभाविता का पुनरावलोकन करना है तथा भविष्य में इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। प्रबंध कार्यों के निष्पादन में होने वाली कमियों को उजागर करने में सहायता करता है। इस प्रकार प्रबंध अंकेक्षण एक संगठन की कार्य प्रणाली, निष्पादन तथा प्रभाविता का मूल्यांकन करता है। इसके द्वारा प्रबंधकों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जाता है कि वे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वे संगठन के हित में हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। पुनरावलोकन तकनीक PERT एवं आलोचनात्मक उपाय प्रणाली CPM। कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन तकनीक एवं आलोचनात्मक उपाय प्रणाली नियोजन तथा नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण नेटवर्क तकनीकें हैं। विशेषकर ये तकनीकें नियोजन, सूचीयन तथा विभिन्न प्रकार के समयबद्ध परियोजनाओं को लागू करने जिनमें विभिन्न जटिल समस्याओं का निष्पादन निहित है विशेष तौर से उपयोगी होती हैं। देखिए, इनके माध्यम से हम कार्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उनका समयबद्ध व चरणबद्ध रूप से मूल्यांकन करते हैं। प्रबंध सूचना पद्धति। प्रबंध सूचना पद्धति कंप्यूटर पर आधारित सूचना पद्धति है जो सूचना सुलभ कराती है तथा प्रभावी प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। प्रबंध सूचना पद्धति निर्णय लेने वाले के लिए आधुनिकतम, यथार्थ तथा सामयिक सूचनाओं को सुलभ कराती है। यह निर्णय लेने वाले को, जो प्रबंधक होते हैं, उनको आधुनिक सूचनाएं, यथार्थ सूचनाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती है। प्रबंध सूचना पद्धति एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तकनीक भी सुलभ कराती है। इससे नियंत्रण स्थापित करना बड़ा आसान होता है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में नियंत्रण के महत्व की व्याख्या करें। एक प्रभावी प्रणाली को लागू करने में संगठन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या है। देखिए, यहां पर नियंत्रण के जो महत्व हैं उनको पूछा गया है, साथ ही साथ जो बाधाएं हैं उन बाधाओं के बारे में भी यहाँ पूछा गया है। नियंत्रण का महत्व संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रगति का मापन करके विचलनों का पता लगाता है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों की तरफ हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं, इसका पता इसमें लगाया जाता है। यदि कोई विचलन प्रकाश में आता है तो उसमें सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है, वह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यदि कोई विचलन सामने आता है तो उसको सुधारने का कार्य भी इसमें किया जाता है। मानकों की यथार्थता को आंकना। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित कर सकता है। नियंत्रण प्रणाली से संगठन में होने वाले परिवर्तनों की सावधानी से जांच पड़ताल की जाती है। जो भी परिवर्तन एक संगठन में होते हैं उनकी आसानी से सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। तीसरा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। नियंत्रण का उपयोग करके एक प्रबंधक अपव्यय तथा बर्बादी को कम कर सकता है। जो अपव्यय होता है संसाधनों का और जो बर्बादी होती है उसको कम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। प्रत्येक क्रिया का निष्पादन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। सभी संसाधनों का उपयोग अति प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण
विधि से होता है और नियंत्रण के द्वारा जो संसाधन है उनका उपयोग दक्षतापूर्ण तरीके से, प्रभावीपूर्ण तरीके से किया जाता है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारियों को पहले से ही यह ज्ञात होता है कि उन्हें क्या करना है, सभी को पता होता है कि उन्हें क्या करना है अथवा उनसे किस कार्य को करने की आशा की जाती है, जिनके आधार पर उनका निष्पादन मूल्यांकन होगा। उनके कार्यों का मूल्यांकन जिसके आधार पर किया जाएगा, इसके बारे में कर्मचारियों को पहले से ही पता होता है। इससे वे अभिप्रेरित होते हैं, इससे कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता। नियंत्रण से संगठन का वातावरण ऐसा हो जाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी आदेश की पालना करता है, वह अनुशासन में रहता है। इससे अकर्मण्य कर्मचारियों की क्रियाओं का निकट से निरीक्षण करके उनके असहयोग व्यवहार को कम करने में सहायता मिलती है। देखिए, इससे आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता भी एक संगठन में बढ़ती है। कार्य में समन्वय की सुविधा। नियंत्रण उन सभी क्रियाओं तथा प्रयासों को निर्देशन देता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। जो भी कार्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन में किए जाते हैं, उन पर यह नियंत्रण स्थापित करके समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारी पूर्व निर्धारित मानकों से बंधा हुआ होता है तथा वे आपस में सुव्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से समन्वित होते हैं, जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने का आश्वासन प्राप्त होता है। सभी विभाग, उनके कर्मचारी पूर्व निर्धारित मानकों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। उन्हें वो कार्य करने होते हैं जो मानकों के आधार पर निर्धारित होते हैं। इससे उनमें समन्वय बढ़ता है। नियंत्रण की सीमाएं। परिमाणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई। जब मानकों को परिमाणात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो नियंत्रण प्रणाली का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। देखिए, हर चीज को परिमाणात्मक रूप में निर्धारित करना बहुत ही जटिल कार्य होता है। यदि उन्हें परिमाणात्मक रूप में हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो यह नियंत्रण स्थापित करना बहुत जटिल होता है। निष्पादन का आकलन तथा मानकों से उनकी तुलना करना कठिन कार्य होता है और इससे उनकी तुलना करना में बहुत कठिनाई हो सकती है। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण। सामान्य तौर पर एक उद्यम बाह्य घटकों जैसे सरकारी नीतियों, तकनीकी परिवर्तनों, प्रतियोगिताओं आदि पर नियंत्रण नहीं कर पाता। देखिए, बाह्य जो परिवर्तन होते हैं, बाह्य जो घटक होते हैं, उनमें होने वाले बदलावों पर कोई भी संगठन नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। उपभोक्ता की क्या रुचि है, क्या फैशन में बदलाव आ रहा है, इस पर वह नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। तो यह भी एक बड़ी समस्या है नियंत्रण की। कर्मचारियों का प्रतिरोध। अधिकतर कर्मचारी नियंत्रण प्रक्रिया का विरोध करते हैं। उनके मतानुसार नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। देखिए, जब कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संगठन कार्य करता है, मान लीजिए किसी संगठन ने कैमरे लगा दिए हैं उनकी क्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए, तो इससे कर्मचारी क्या होते हैं, विरोध करते हैं, वे रोष उनमें उत्पन्न हो जाता है। महंगा सौदा। नियंत्रण में खर्चा, समय तथा प्रयासों की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक महंगा सौदा है। देखिए, इसके अंदर खर्चा होता है, बहुत खर्च करना पड़ता है, समय भी लगता है और प्रयास भी काफ़ी करने पड़ते हैं, जिससे इसे महंगा सौदा माना जाता है। नियंत्रण प्रणाली को लागू करने पर क्या इसके ऊपर होने वाला व्यय लाभकारी होगा अथवा नहीं, प्रबंधक को इस संबंध में आश्वस्त होना चाहिए। जो भी खर्च नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने में किया जाता है वह लाभकारी है या नहीं, इसके प्रति आश्वस्त होना चाहिए एक प्रबंधक को। अगला प्रश्न है, योजना और नियंत्रण के बीच संबंधों पर चर्चा करें। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध के बारे में यहाँ पूछा गया है। आइए देखते हैं। नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही परस्पर संबंधित है तथा दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियोजन नहीं होगा तो नियंत्रण किस पर स्थापित किया जाएगा, और यदि नियंत्रण नहीं है तो अगली प्लानिंग कैसे होगी। नियोजन में जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें प्राप्त किया है या नहीं किया, उनमें किस प्रकार से हम विचलन है, यह हम जान नहीं पाएंगे। नियोजन जिन तत्वों पर आधारित होता है वे ही नियंत्रण को सुगम तथा प्रभावी बनाते हैं। नियोजन में जिन तत्वों को निर्धारित किया जाता है, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नियोजन बिना नियंत्रण अर्थहीन है, उसी तरह नियंत्रण बिना नियोजन दृष्टिहीन है। मानकों का पहले से ही निर्धारण न कर लिया जाए तो प्रबंधक को नियंत्रण क्रिया में करने के लिए कुछ भी नहीं है। नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई आधार ही नहीं है। यदि पहले लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तो किस पर नियंत्रण स्थापित किया
जाएगा वह अर्थहीन हो जाता है। नियोजन आदेशात्मक प्रक्रिया है जबकि नियंत्रण मूल्यांकन प्रक्रिया है। नियोजन मूलतः एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें सोचना, उच्चारण तथा खोज का विश्लेषण एवं लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त कार्यविधि निर्धारित करना सम्मिलित है। नियंत्रण इस बात की जांच करता है कि क्या निर्णयों को अपेक्षित परिणामों में परिणित किया गया है या नहीं। देखिए, नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, वह भविष्य के लिए योजना बनाने का कार्य करते हैं, मानक का निर्धारण करती है। जबकि नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो मानक निर्धारित किए गए थे उनके अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नियोजन भविष्य में झांकता है तो नियंत्रण पीछे की क्रिया का अवलोकन करता है। नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है जिसका आधार भविष्य की दशाओं के विषय में भविष्यवाणी करना होता है। नियोजन प्रबंध का दूरदर्शी कार्य कहलाता है। भविष्य को देखकर इसमें योजनाएं बनाई जाती है, मानक निर्धारित किए जाते हैं। नियंत्रण भूतपूर्व क्रियाओं का विश्लेषण करना है जो यह पता लगाता है कि मानकों से कहां कहां विचलन है। इस आधार पर नियंत्रण पीछे देखने वाला कार्य है। नियोजन का पथ प्रदर्शन नियंत्रण भूतकालीन अनुभवों तथा सुधारात्मक कार्यों द्वारा प्रेरित भविष्य के निष्पादन को अधिक सुधारपूर्ण बनाकर करता है। नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही पीछे की ओर देखने वाले तथा दोनों भविष्य की ओर देखने वाले हैं, अर्थात दोनों ही भूत एवं भविष्य दोनों का ध्यान रखते हैं। देखिए, नियोजन के द्वारा हमने क्या किए, मानक निर्धारित किए और नियंत्रण के द्वारा उनमें क्या विचलन आ रहा है, जो परिणाम हमने प्राप्त किए हैं इनके अंतर्गत अंतर करके हमने विचलनों का पता लगाया कि क्या विचलन आ रहे हैं और इनके कारणों का पता लगाकर हमने उसमें क्या किया, सुधार किया। और इन सुधारों के फलस्वरूप जब भी अगली बार प्लानिंग बनाई जाएगी, नियोजन किया जाएगा, तो इन सुधारों का ध्यान में रखा जाएगा प्रबंधक द्वारा। इन विचलनों का वह ध्यान रखते हुए अपनी अगली योजना बनाएगा। और यह नियंत्रण क्या कर रहा है, देखिए, भविष्य के लिए आधार प्रदान कर रहा है और पहले की तरफ वह देख रहा है। इसी प्रकार नियोजन भविष्य की योजना बनाता है, लेकिन पिछले नियंत्रण के अंदर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो सुधारात्मक कार्यवाही हुई है, इसको भी देखता है। प्रश्न नंबर 5, एक कंपनी एम लिमिटेड घरेलू भारतीय बाजार के साथ साथ निर्यात के लिए मोबाइल फोन का निर्माण करती है। कंपनी ने पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी का आनंद लिया था और उसके पास वफादार ग्राहक आधार भी था, लेकिन हाल ही में यह कंपनी समस्याओं का सामना कर रही है क्योंकि बिक्री और ग्राहक संतुष्टि के संबंध में इसके लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके हैं। देखिए, बिक्री और ग्राहक संतुष्टि के संबंध में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में कंपनी को क्या काम करना है, यह इसमें पूछा गया है। भारत में भी मोबाइल बाजार में काफी वृद्धि हुई है और नए खिलाड़ी बेहतर तकनीक और मूल्य निर्धारण के साथ आए हैं। इससे कंपनी के लिए समस्याएं पैदा हो रही है। कंपनी अपनी नियंत्रण प्रणाली को संशोधित करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने की योजना बना रही है। कंपनी कुछ समाधान करने के लिए कुछ कदम उठाना चाह रही है, वो कौन से कदम है, ये पूछा गया है। पहला प्रश्न है इससे संबंधित, कंपनी को एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली से प्राप्त होने वाले लाभों की पहचान करें। जो अच्छी नियंत्रण प्रणाली एक कंपनी अपनाए उससे क्या क्या लाभ होंगे कंपनी को, यह पूछा गया है। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली के लाभ, मोबाइल व्यवसाय की कंपनी एम लिमिटेड को व्यवसाय चलाने व बढ़ाने के लिए उत्तम नियंत्रण प्रणाली से निम्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नियंत्रण के द्वारा संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रगति का मापन करके विचलनों का पता लगाया जा सकता है, परिणामतः उसके सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों की वास्तविकता की जांच कर सकता है। इससे वातावरण तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन की सावधानी से जांच पड़ताल की जा सकती है। देखिए, जो वास्तविक परिणाम हैं और जो मानक निर्धारित किए गए थे उनके बीच विचलन का पता लगाकर उन विचलनों को दूर करने का कार्य यहाँ किया जा सकता है। अच्छे नियंत्रण प्रणाली का उपयोग संस्था के संसाधनों की बर्बादी रोकने में सहायक है और जो संसाधन बर्बाद हो रहे थे उन संसाधनों को भी अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा रोका जा सकता है। अच्छी नियंत्रण प्रणाली कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में सहायक है तो मोबाइल व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी की योजनाएं वास्तव में कार्यान्वित की गई है और लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कंपनी कैसे कारोबार के इस क्षेत्र में नियंत्रण के साथ योजना को संबद्ध कर सकती है। नियोजन व नियंत्रण में यहाँ क्या संबंध है, ये पूछा गया है। नियोजन व नियंत्रण में संबंध, नियोजन एवं नियंत्रण में गहरा संबंध है। नियंत्रण में जिन मानकों के आधार पर विचलनों का पता लगाया जाता है वे नियोजन नियंत्रण के बिना तथा नियंत्रण नियोजन के बिना आधारहीन हैं।
नियोजन में मोबाइल व्यवसाय को सफल बनाने के बारे में सोचा जाता है। प्लानिंग ये की जाती है कि हमारा जो व्यवसाय है, मोबाइल व्यवसाय, वो है सफल हो, वह बहुत आगे तेजी से बढ़े। तो नियंत्रण उसको मूर्त रूप प्रदान करता है। वस्तुतः नियोजन भविष्य में झांकता है, तो नियंत्रण पीछे देखने की क्रिया है। नियोजन जिन तथ्यों पर आधारित होता है वे नियंत्रण को आसान एवं प्रभावी बनाते हैं। नियंत्रण नियोजन को पिछले अनुभवों की सूचनाएं देकर भविष्य में सुधार लाता है। नियंत्रण के अंतर्गत नियोजन में जो पिछले अनुभव हैं उनको देखकर भविष्य में सुधार लाने का कार्य किया जाता है। तीसरा है, कंपनी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके निवारण के लिए कंपनी द्वारा उठाए जा सकने वाले नियंत्रण प्रक्रिया के कदम बताएं। कौन कौन से कदम एक कंपनी उठा सकती है? नियंत्रण प्रक्रिया के चरण या कदम। एम मोबाइल कंपनी नियंत्रण प्रक्रिया के निम्न चरणों को अपनाए जिससे कि कंपनी अपनी वर्तमान समस्याओं से छुटकारा पा सकती है। पहला, निष्पादन मानकों का निर्धारण करें। फिर वास्तविक निष्पादन की माप करें। वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना करना, जो भी हमारे मानक निर्धारित किए गए थे उनसे वास्तविक परिणामों की, वास्तविक निष्पादन की क्या है, तुलना करें। विचलन विश्लेषण, जो भी विचलन आए हैं सीमा से यदि बाहर हैं तो उन विचलनों का विश्लेषण करना चाहिए, उनके कारणों का पता लगाना चाहिए। सुधारात्मक कार्यवाही करना और जो कारण उत्पन्न हुए हैं उन कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही भी कंपनी को करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। श्री शांतनु वस्त्र बनाने वाली एक प्रतिष्ठित कंपनी के मुख्य प्रबंधक हैं। उन्होंने उत्पादन प्रबंधक को बुलाया और निर्देश दिया कि वह अपने विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों पर निरंतर जांच करे ताकि सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार हो। उन्होंने उन्हें संगठन के सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नजर रखने का भी सुझाव दिया ताकि लक्ष्य प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक हासिल किए जा सकें। पहला प्रश्न है, उपयुक्त स्थिति में वर्णित नियंत्रण की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए बच्चों, ये जो केस स्टडी के प्रश्न होते हैं इनके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है नियंत्रण की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन हमें करना है। नियंत्रण की विशेषताएं। पहला है लक्ष्य उन्मुख। नियंत्रण कार्य में प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा लगातार संगठनात्मक लक्ष्यों की सिद्धि की दिशा में काम करता है। जो संगठन के लक्ष्य हैं, क्या हम उनको प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उन उद्देश्यों की ओर अग्रसर करने का कार्य यह करता है। सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक चालू प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें निर्धारित मानकों के विपरीत वर्तमान कार्यों और गतिविधियों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन शामिल होता है। इन पर जो कार्य किए गए हैं और जो हमने मानक निर्धारित किए हैं उनके बीच में मूल्यांकन करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। दूसरा प्रश्न है, नियंत्रण के 4 महत्व बताएं। नियंत्रण के महत्व पूछे गए हैं। पहला महत्व है संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति। नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की प्रगति का मापन करके विचलनों का पता लगाता है। इस प्रकार यह संस्थान का मार्गदर्शन करता है तथा सद्मार्ग पर चलाकर संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह संगठन के लक्ष्यों की ओर संगठन को अग्रसर करने का कार्य करता है। दूसरा है मानकों की यथार्थता को आंकना। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित कर सकता है। यह परिवर्तनों के संदर्भ में उनके पुनरावलोकन तथा संशोधन में सहायता करता है। देखिए, इससे यह पता चलता है कि जो मानक हमने निर्धारित किए थे क्या वे सही हैं, क्या उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, क्या उन्हें प्राप्त करना संभव है या नहीं। उनकी यथार्थता को इसके द्वारा मापा जाता है। उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित किया जाता है। तीसरा है कार्य में समन्वय की सुविधा। उचित नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विभाग अपनी संबंधित गतिविधियों और कार्यों से अवगत हो और एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करे। जो विभाग हैं उनके अंदर समन्वय स्थापित करना, जो कार्य हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी नियंत्रण द्वारा किया जाता है। चौथा है आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता। कर्मचारियों को इस तथ्य के बारे में पता है कि उन्हें लगातार देखा जा रहा है, तो इससे उनमें बेईमानी और अक्षमता कम से कम हो जाती है। देखिए, इससे कर्मचारियों में आदेश की पालना की भावना पैदा होती है, साथ ही वे अनुशासन में रहना सुनिश्चित करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने नियंत्रण अध्याय के प्रश्नोत्तर किए, निबंधात्मक प्रश्न देखे। अगले अध्याय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।